When a spring is bound, a certain amount of potential energy is stored in it. If this wound spring is dissolved in acid, ठीक है, स्प्रिंग है और उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी हुई है, ठीक है, और अगर उसको हमने स्प्रिंग को अगर हमने एसिड में डिसॉल्व कर दिया तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एसिड। तो इसका आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। ठीक, उससे जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट की फॉर्मेट में वो डिसअपियर होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। If W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from A to B along three different path, पार्टिकल को एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं तीन अलग अलग रास्तों से। एक रास्ता A1 है, एक रास्ता 2 है और एक रास्ता ये 3 है। ये आपका होगा 3। ठीक, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास M, तो ये जो वर्क डन है वो किस फोर्स का है? तो एक और सेंटर पे यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मास रखा हुआ M, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ए से बी तक मूव कराने में। ठीक है, का वर्क डन इस रास्ते का W1 है, इसका W2, इसका W3। तो ये तीनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो तीनों केस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 बी पार्ट। An ice cube has been given a push and slides without friction on a level table। ठीक है, एक आइस क्यूब है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, स्मूथ सरफेस पे वो स्लाइड कर रही है। ठीक है, उसको हमने पुश दिया तो वो मूव करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सी पार्ट। हर मोमेंट पे उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। हर पोजीशन, हर लोकेशन, हर स्टेट में उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ये क्या हुई आपकी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। A long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, then its potential energy will be। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो इलोंगेशन है अगर आप उसको 5 गुना बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी 25 गुना बढ़ जाएगी। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू ए डिस्टेंस x इज 10 जूल। x डिस्टेंस स्ट्रेच करने में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इज थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। तो ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, प्रूफ किया था उसको। तो पहले x में अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लिया या वर्क डन W है, तो दूसरे एडिशनल x में वो 3W होगा, उसके बाद फर्दर जो एडिशनल x होगा उसमें 5W होगा। इस तरह से सेटअप बनता है। तो अब पहले x में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है, तो एडिशनल x खींचने में जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, जो वर्क डन होगा, वो आपका कितना आ जाएगा? 30 जूल, सी पार्ट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K फ्रॉम लेंथ L1 टू L2। L1 से L2 तक खींचने में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वो होगा फाइनल स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी होगी? तो वो हो जाएगी हाफ के L2 का स्क्वायर, और इनिशियल कितनी होगी? हाफ के L1 का स्क्वायर। तो ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी यही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, बी पार्ट। A body of mass m is suspended from a massless spring of natural length L. It stretches the spring through a vertical distance y. The potential energy of the stretch spring कितनी है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी है m मास की, मासलेस स्प्रिंग की, जिसकी नेचुरल लेंथ L है। ठीक है, और जब हमने उसको हैंग किया वहाँ से तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना स्ट्रेच हुई? y। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं इसको समझने की। जैसे मान लिए स्प्रिंग है, इसमें इसकी अपनी नेचुरल लेंथ L थी, उसका ज़्यादा हमें काम नहीं है फिर भी, और उसमें हमने ये m मास हैंग करा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग हुई वो कितनी हो गई? y। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि जो mg होगा वो ky के बराबर होगा। ठीक है, mg जो होगा वो किसके बराबर होगा? आपका ky के बराबर होगा, तभी वो रुक गई होगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होती है हाफ ky स्क्वायर।
ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि एक के वाई अलग कर ले रहे हैं और एक वाई हमने अलग लिख लिया, ताकि इस के वाई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, एम जी। तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो हो रहा है एम जी वाई अपॉन टू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ढंग से समझना है। देखो, अगर ये y नीचे गया है तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा एम जी वाई। ये होगा डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाइल इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, तो वो हो रहा हाफ टाइम्स एम जी बाई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज तो एम जी बाई हुआ, लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के बराबर है, बचा हुआ आधा कहाँ गया, तो बचा हुआ जो आधा होगा हाफ एम जी बाई, ये हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट होगा। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस हुई होगी वो समझना है। जैसे ही आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो ये ऐसा नहीं है कि वाई पे जाके रुक जाएगा, ये वाई जाएगा और फिर और आगे जाएगा और इस तरह से ही ऑसिलेट करता रहेगा। फिर ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे इसकी डैम्पिंग होगी, एयर के फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसकी एनर्जी का लॉस होगा और फिर धीरे 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 अपनी मीन पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। तो जो डैम्पिंग हुई है, जो फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस हुआ है, तो वो कितना लॉस हुआ है, वो कितनी हीट डेसिपेट हुई है, तो वो है एम जी वाई अपॉन टू। और एम जी वाई अपॉन टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई है। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज था वो एम जी बाई था। तो ये आपको याद रखना है, सी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यूनिट ढंग से देखनी है इसको, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया, फोर्स कांस्टेंट, और उसका जो डिफॉर्मेशन है उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग है वो 10 से 20 सेंटीमीटर तक हम खींच रहे हैं। तो वर्क डन कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। वर्क डन होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स वन स्क्वायर। सारी वैल्यू डालनी है और आपको सॉल्व कर लेना है, आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। यूनिट सही कर लेनी है। यूनिट जो के की यूनिट है, हाफ के हम कॉमन लेंगे तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, तो पर मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। x2 स्क्वायर, x2 है 0.2 का स्क्वायर तो ये 0.04 बनेगा, माइनस x1 स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर तो ये 0.01 बनेगा। तो ये आपका आएगा 0.03, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 300, 300 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 जूल। सी पार्ट। ये भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ उसकी एल है, फोर्स कांस्टेंट के है, कितने अमाउंट से स्ट्रेच किया उसको एक्स, कुछ वर्क हो गया होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय अनदर लेंथ वाई, और उसको और स्ट्रेच किया, फर्दर स्ट्रेच किया वाई लेंथ से। तो आपसे वर्क डन पूछ रहे हैं सेकंड स्ट्रेचिंग में कितना वर्क डन होगा। तो जो सेकंड स्ट्रेचिंग में वर्क डन होगा वो होगा फिर से वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में होगी हाफ के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स पहले से खींचा हुआ था, वाई फर्दर और इलोंगेट कर दिया तो टोटल इलोंगेशन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हुई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाफ के कॉमन ले लेंगे, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बना वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। चाहो वाई आप कॉमन ले सकते हो, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको मिलेगा डी पार्ट। A system comprises of two small spheres with same mass m. Initially the spring is undeformed. Initially जो spring है वो unstretched है अपनी नेचुरल लेंथ में, रिलैक्स स्टेट में, और दो स्मॉल स्फीयर हमने उससे अटैच किए हुए हैं एम मास के, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, अब क्या किया कि दोनों को ग्रेविटी फ्री रीजन में जो वेलोसिटी दे दी है, दोनों को सेम वेलोसिटी दे दी है v0 और v0। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो आपको ढंग से समझना है, ये जो सिस्टम है जिसमें v0 और v0 दोनों तरफ दे दी है, तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम अगर कहा जाएगा तो वो जीरो होगा, क्योंकि जितना मोमेंटम पॉजिटिव उतना ही मोमेंटम नेगेटिव, तो हर नेट मोमेंटम जीरो हो गया और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हर इंस्टेंट पे मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अब मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब ये दोनों ही बॉल खिंच के रेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अगली स्टेट कुछ इस तरह से होगी। पहली स्टेट तो ये है कि ये जो बॉल्स हैं, ये स्प्रिंग है, इनको इसके पास वेलोसिटी इधर है, इसके पास वेलोसिटी इधर है, और अगली स्टेट ये होगी जिसमें ये बॉल इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बॉल यहाँ आ जाएगी और ये स्प्रिंग खिंच गई होगी आपकी। और सिंस इनिशियल स्टेट में मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल स्टेट में भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
यानी इक्वेशन जो बनने वाली है वो ये बनने वाली है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इलास्टिक मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन भी फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कितनी होगी, मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। मान लिया मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नॉट था स्प्रिंग का, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, एम वी नॉट स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, तो यहाँ से हम एक्स नॉट भी फाइंड कर सकते हैं। इधर तो हो गया एम वी नॉट स्क्वायर, टू को इधर ले आएंगे तो ये टू एम वी नॉट स्क्वायर, के से डिवाइड कर लेते हैं तो नीचे के हो जाएगा, और हमें एक्स नॉट निकालना है तो पूरे पे क्या चढ़ा देते हैं, अंडर रूट, तो ये होगा मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under a centripetal force equal to minus k r square। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और m मास का पार्टिकल है, r की रेडियस में घूमे जा रहा है, स्पीड मान लिया इसकी v होगी। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर टूवर्ड्स द सेंटर, तो उसकी वैल्यू आपको दी है के अपॉन आर स्क्वायर। माइनस का मतलब ये है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। इस केस में आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर हुई। अब जरा हाफ एम वी स्क्वायर निकालें तो एक आर से एक आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बना आपका के बाई आर। तो हमें हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो टू से इधर डिवाइड कर लेते हैं, टू से इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो जो हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है वो आपका आ रहा है के अपॉन टू आर। तो जो टोटल एनर्जी होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, के अपॉन टू आर, सी पार्ट। A block of mass 2 kg is dropped from a height of 40 cm on a spring whose force constant is 1960 न्यूटन पर मीटर। बहुत हैवी स्प्रिंग होगी जिसका फोर्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कंप्रेशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो 2 kg के ब्लॉक को हमने गिराया 40 सेंटीमीटर से स्प्रिंग के ऊपर जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, और मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ढंग से समझना है। मान लिया ये स्प्रिंग का पेन है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक, और इसके ऊपर हम एक ब्लॉक को गिरा रहे हैं किसी h हाइट से। m मास का ब्लॉक है, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, h हाइट से, ये h हाइट है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये पूछ रहे हैं स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी। मान लिया वो x कंप्रेस हो जाएगी, तो टेक्निकली सही इक्वेशन क्या बनेगी वो समझना है, फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे वो आपको वो समझना है। ठीक, तो इसमें जैसे ही स्प्रिंग ब्लॉक गिरेगा तो स्प्रिंग ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर जाके इसको हिट करेगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक एनर्जी फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस एक्स, ये होगा डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बन गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है सही इक्वेशन, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो जाएगी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में क्वाड्रेटिक और एक्स ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम ये क्वाड्रेटिक बनाएं और आराम से सॉल्व हो जाती है, उतना मुश्किल भी नहीं है, बट इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, वो ये है, सिंस स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा है तो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, एक्स जो है वो एच के टर्म्स में काफ़ी कम होगा, तो एच प्लस एक्स को हम एच ही लिख सकते हैं, यानी हम अप्रोक्सीमेशन ये ले सकते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो नियरेस्ट आंसर होगा वो टिक कर देंगे। तो यहाँ से जो एक्स आपका आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा अंडर रूट टू एम जी एच अपॉन के, सारी वैल्यू डाल देते हैं। टू एम मास कितना है 2 kg, जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं 9.8, क्योंकि के जो है वो 1960 है, और जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है यानी 0.4 मीटर, अपॉन के कितना है, तो के है 1960। तो ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा, और 98 टू जा 196 होता है, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर एक और पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक और ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपका आया अंडर रूट के अंदर ऊपर आया 8 और नीचे आया आपका 1000।
ठीक है, तो ये आया आपका 2/10 और अंदर बचा आपका 0.2 2/10। ये है मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आ रहा है 20 रूट टू की वैल्यू अराउंड 1.4, अंडर रूट 10 जो होता है अप्रॉक्सीमेट 3 के आसपास हो जाएगा। तो ये अराउंड 28/3 अप्रॉक्सीमेट आंसर देख रहे हैं, तो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आपको आसपास आंसर मिलेगा। सो आंसर विल बी डी पार्ट। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर एंड 2000 न्यूटन पर मीटर आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। दो का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, एक का 1000 है, एक का 2000 है, मतलब एक का के कहूंगा तो एक का 2k हो जाएगा। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एक का कितना है 2k, और दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² होती है। अब इसमें हमने क्या किया था, सेम फोर्स था तो k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था, तो यही इक्वेशन बन गई थी F²/2k। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो k के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। तो अगर k का रेशियो 1:2 है तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 2:1। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम 0 0 0,0 टू a, 0,0 से ओरिजिन से a, तक मूव करा रहे हैं। फोर्स दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, और रास्ते दो हैं। एक रास्ता तो डायरेक्ट है o से p, और दूसरा रास्ता o से q होते हुए p है, और दोनों के वर्क डन को कंपेयर करना है। तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है कि जो आपको फोर्स दिया है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, 3i कैप प्लस 4j कैप कांस्टेंट फोर्स है, और हर कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। थ्योरी में हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस 3 तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स होता है, एक वेरिएबल होता है, और वेरिएबल में भी स्पेशल फॉर्मेट था, और एक था एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला। तो ये पहला केस है, हर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ओ से लेकर पी तक, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, चाहे आप डायरेक्ट जाएं, चाहे आप ओ से क्यू होते हुए पी तक जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, दोनों रास्तों में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। सो द आंसर विल बी ए पार्ट।